नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कृषि विज्ञान का जो पेपर हुआ है अर्धवार्षिक, कक्षा 11 का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एग्रीकल्चर का पेपर बड़ा ही अच्छा आया है, जैसा कि आपको बता रखा है। दोस्तों, ये जो पेपर है इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आए हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। जैसे हमारा पहला जो प्रश्न दे रखा है दोस्तों वो है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1905, 1906, 1904, 1908। तो दोस्तों, हमें जैसा कि पता है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो ये जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः परिष्कृत कब किया गया था। तो दोस्तों, हमें पता है कि 1994 में आर्नोन व स्ट्राउड नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोषक तत्वों को पुनः पुरस्कृत किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1994। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है, ऐसा जल स्रोत जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं। दोस्तों, हमने कुआं को देख रखा है, बावड़ी को देख रखा है। तो हमने देखा है कि जो हमारे बावड़ियाँ होती हैं उनमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दे। उसके बाद हमारा चौथा जो प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, हमें पता है कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1976 को हुई थी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पौधशाला में नवांकुर पौधों में मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है। दोस्तों, हमें पता है कि नर्सरी जो होती है उसमें छोटी अवस्था में पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है आर्द्रगलन, छाछा, पर्णकुंचन, विषाणु। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रगलन, डैम्पिंग ऑफ। ये छोटी अवस्था में मुख्य रूप से नर्सरी में नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें छठे प्रश्न की, पूसा रूबी किसकी किस्म है। तो हमें पता है दोस्तों पूसा रूबी किसकी है, टमाटर की किस्म है। ये हमारे दोस्तों 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे रिक्त स्थान प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के बारे में। सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 8 दे रखे हैं, तो अभी हमारे 2 प्रश्न और हैं। तो 7वां हमारा प्रश्न है शरदकालीन एक वर्षीय फूल वाले पौधों के बीजों की बुवाई का उचित समय क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ दे रखा है कि शरदकालीन एक वर्षीय फूल उगाने हैं। शरदकालीन तो सर्दियाँ पड़ती हैं दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, दिसंबर जनवरी में। तो यहाँ हमारा बीजों की बुवाई का उपयुक्त समय हो जाएगा दोस्तों अगस्त से सितंबर। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, गेंदा का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है, कलम, कलिकायन, गूटी या बीज द्वारा। तो दोस्तों, हमें पता है कि गेंदे का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहाँ हमारा पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि जो देश में 1929 में नई दिल्ली में खालिस्तान की स्थापना हुई। तो दोस्तों, हमें पता है कि 1929 में ICAR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों, अनावश्यक जल को खेत से निकासी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, जल निकासी या जल निकास। उसके बाद तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव में जो हमारा 11वां प्रश्न दे रखा है, ट्रैक्टर चलित हैरों में डिस्क होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 से 10 डिस्क होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो दे रखा है, मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ मिर्च का सामान्य नाम पूछा है, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा कैप्सिकम।
कैप्सिकम एनम। ये हमारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी शॉर्ट टाइप जो प्रश्न है, जो एक एक नंबर के मार्क्स के जो प्रश्न है, उसमें 13वां हमारा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों हमें पता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में कौन है दोस्तों, डॉक्टर एनी बोरलॉग। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, जलमांग का सूत्र लिखिए। तो जलमांग का सूत्र क्या होता है, जलमांग बराबर बाष्पीकरण प्लस बाष्पोत्सर्जन प्लस सिंचाई में प्रयुक्त जल प्लस पौधे की विशिष्ट क्रियाओं में प्रयुक्त जल। ये दोस्तों हमारा जलमांग का जो है वो सूत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये प्रश्न है भूपरिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों भूपरिष्करण क्या होता है, दोस्तों खेत में जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें भूपरिष्करण कहते हैं। यानी कि खेत में की जाने वाली समस्त कृषि क्रियाएं, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, क्रियाएं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, क्लच का क्या कार्य है। तो दोस्तों हमें पता है क्लच क्या काम आती है, किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्लच काम में आती है। दोस्तों इंजन को गति प्रदान करने, बस यूं लिख सकते हैं हम, इंजन को गति प्रदान करने के लिए क्लच को काम में लिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पौधशाला से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पौधशाला क्या होती है, वह निश्चित स्थान जहां छोटे व महंगे बीज वाले पौधों को उगाया जाता है। वह निश्चित स्थान जहां छोटे व महंगे बीजों को उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पौधशाला कहते हैं। उसके बाद पौधशाला में काम आने वाले यंत्र या उपकरणों की जो सूची है वो बनानी है। तो दोस्तों हमें पता है गैंती है, कुदाली है, फावड़ा है, और आगे हम बात करें यहाँ चाकू है या कलीकाइन चाकू, और उसके बाद हम बात करें प्लांटर है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे हम नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फूल गोभी की 3 किस्में हैं और उनके बोने का समय है वो दोस्तों हमें बताना है। तो फूल गोभी की 3 किस्में हैं। एक तो दोस्तों मैं बता दूं पूसा स्नोबॉल, पूसा अगेनी, हिमज्योति, पूसा सिंथेटिक। ऐसे दोस्तों हम बहुत सारी किस्मों के नाम बता सकते हैं। और फूल गोभी की बुवाई का उपयुक्त समय क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी बुवाई का उपयुक्त समय हो जाएगा दोस्तों जून जुलाई। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में गुलाब की खेती कहाँ होती है? तो हमें पता है जैसा कि राजस्थान में दो प्रकार का गुलाब जो है वो उगाया जाता है। एक होता है दोस्तों चेती गुलाब और एक होता है देसी गुलाब। तो दोस्तों यहाँ केवल यूँ पूछा है कि राजस्थान में गुलाब की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो एक तो होती है दोस्तों पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर, और एक होती है दोस्तों खमनोर या हल्दी घाटी राजसमंद। इन दो स्थानों पर दोस्तों जो है गुलाब की खेती की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक जो हमारे प्रश्न दे रखे हैं, वहाँ हमारा 21वां प्रश्न है, मौसम में जलवायु को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों मौसम क्या होता है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं मौसम कहलाती हैं और वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। उसके बाद पाले से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों पाले से बचाव के लिए हमें 0.1% H2SO4 0.1% H2SO4 यानी कि गंधक का छिड़काव करना चाहिए। खेत के चारों ओर धुआं करना चाहिए। शाम के समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए मापदंड हैं, उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों आर्नोन व स्ट्राउट 1939 ने पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के 3 सिद्धांत दिए थे। और दोस्तों पहला सिद्धांत क्या है कि कोई भी पोषक तत्व की किसी भी प्लांट में कमी हो जाए तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी किसी भी प्लांट में होती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। यह हो गया पहला। दूसरा क्या है दोस्तों, यदि किसी भी पौधे में किसी एक पोषक तत्व पर्टिकुलर किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उस पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी कमी को केवल नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है। और तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है कि पोषक तत्व पौधों की उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। ये हमारे पोषक तत्वों के लिए मापदंड थे। उसके बाद दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में आप क्या समझते हैं? भाई 24 में जो हमारा प्रश्न है सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों पोषक तत्व एक तो होते हैं बृहद और एक होते हैं दोस्तों सूक्ष्म, यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व। और दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से हैं, Fe, Mn, Cu, निकल, मोलिब्डेनम, और उसके बाद हम बात करें जिंक। ये सब पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उपयोगी भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। 1 मिनट दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है उपयोगी भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों उपयोगी भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण है। सब्जियां देखो कंद वाली होती हैं, कंद वाली सब्जियां, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों आलू हो गया। दूसरा पत्ती वाली सब्जियां जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया। जैसे फल वाली सब्जियां टमाटर हो गया। जैसे और मैं लिख देता हूँ यहाँ फल वाली सब्जियां यानी कि टमाटर हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि हो गए दोस्तों। ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मार्केट गार्डनिंग व ट्रक गार्डनिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों मार्केट और ट्रक गार्डनिंग क्या होता है दोस्तों? मार्केट गार्डनिंग होता है शहर के समीप, शहर के समीप, और ट्रक गार्डनिंग क्या होता है दोस्तों? शहर से दूर स्थित होते हैं। मार्केट गार्डनिंग में भूमियाँ अत्यधिक मूल्यवान होती हैं, ट्रक गार्डनिंग में सस्ती होती हैं। मार्केट गार्डनिंग में सब्जियों को तोड़कर
शाम के समय सब्जियों को तोड़कर सुबह प्रातः ही मार्केट में बेच दिया जाता है, जबकि ट्रक गार्डनिंग में काफ़ी समय लगता है दोस्तों सब्जियों में परिवहन में। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 27वां, उपयोगिता के आधार पर उद्यान कौन कौन से प्रकार के हैं। दोस्तों उपयोगिता के आधार पर उद्यान होते हैं, फर्स्ट एक तो होता है दोस्तों निजी उद्यान, एक होते हैं दोस्तों सार्वजनिक उद्यान, और तीसरे होते हैं दोस्तों शाला उद्यान, जो स्कूलों में होते हैं शाला उद्यान। निजी उद्यान क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम हमारे घर के आसपास बनाते हैं, यानी कि जो लोग बंगला कुटियाँ बनाते हैं उनके पास में निजी उद्यान होते हैं। सार्वजनिक उद्यान ऐसे उद्यान जिनमें हर कोई आ जा सकता है, जैसे हमारे चिकित्सालयों के पास में, रेलवे स्टेशनों के पास में बनाए जाते हैं। और शाला उद्यान दोस्तों स्कूलों में बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें औपचारिक शैली उद्यान और अनौपचारिक शैली उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों औपचारिक शैली उद्यान क्या होते हैं, इन्हें एक साइड इनके मध्य में स्थित खड़े होकर देखने पर दोनों तरह एक से दिखाई देते हैं। इनमें सड़कें, मार्ग सब कुछ फिक्स होता है, जबकि अनौपचारिक उद्यान हर एक तरफ अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें कहीं पहाड़, झरना सब कुछ बना हुआ होता है, यानी कि अनौपचारिक उद्यान बिल्कुल भी शैली से नहीं बनाए जाते हैं। इनका पहले ही नक्शा तैयार कर लिया जाता है, जबकि इनका पहले ही नक्शा तैयार नहीं किया जाता। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों आगे हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली में औषधीय गुण कौन कौन से हैं। सफ़ेद मूसली के औषधीय गुण बताने हैं दोस्तों, तो ये होता है ओजवर्धक, मेदवर्धक, महिलाओं में दूध बढ़ाता है, महिलाओं में दूध बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों, और प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रतन जोत का औद्योगिक महत्व क्या है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है रतन जोत को बायोडीजल प्लांट कहते हैं, बायोडीजल प्लांट। जैव ईंधन बनाया जाता है दोस्तों इससे, और इसके 1.5 किलो रतन जोत से 1 किलो बायोडीजल बनाया जाता है। 1.5 किलो रतन जोत से 1 किलो बायोडीजल बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अब हमारे आ गए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ हमारा पहला जो प्रश्न दे रखा है, एक सेकंड, पहला जो हमारा प्रश्न है, यानी कि दोस्तों 31वां हमारा जो प्रश्न है, फसल उत्पादन को प्रकाश किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमें पता ही है कि प्रकाश यानी प्रदीप्तिकालिता फसलों को 4 प्रकार से फसलों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एक तो होते हैं दोस्तों एचटीपी प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं दोस्तों एलडीपी प्लांट, और एक होते हैं दोस्तों डीएनपी प्लांट, और एक होते हैं दोस्तों इंटरमीडिएटेड डे प्लांट। यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है एचडीपी, अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है एलडीपी, और जिनके पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता डीएनपी, और ऐसे पौधे जिन्हें फिक्स 8 से 10 या 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है आईएमडीपी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मृदा जल कितने प्रकार का होता है, इनमें कौन सा जल पौधों के लिए उपयोगी है और क्यों। दोस्तों
हमें पता है मृदा जल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है गुरुत्वीय जल, दूसरा होता है केशिकीय जल और तीसरा होता है आर्द्रताग्राही जल। और इनमें से दोस्तों, इनमें से जो है केशिकीय जल जो होता है दोस्तों, वो पौधों के लिए उपलब्ध होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, सिंचाई के प्रमुख स्रोतों का सही विस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों सिंचाई के स्रोत जो हैं कि भाई सिंचाई किन किन के माध्यम से की जा सकती है। तो हमें पता है दोस्तों, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं और झरने, इनके माध्यम से दोस्तों सिंचाई की जा सकती है। भाई यहाँ पे जल इकट्ठा होता रहता है और सिंचाई के साधनों द्वारा फिर हम यहाँ से पानी को खेतों की ओर ले जाते हैं। आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों निबंधात्मक जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों की। तो हमारा पहला यानी कि 34वां निबंधात्मक जो प्रश्न है वो है राजस्थान की प्रमुख मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है राजस्थान में कम से भी कम 10 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं जो हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। तो एक तो आपको ऊपर वाला करना है या आपको करना है लवणीय मृदा किसे कहते हैं, इन मृदाओं को सुधारने के रासायनिक उपाय लिखिए। तो दोस्तों लवणीय मृदाएं क्या होती हैं? ऐसी मृदाएं जिनका pH 8.5 से कम तथा इनकी विद्युत चालकता 15 डेसिबल से कम तथा 4 डेसिबल से कम तथा इसमें विनिमयशील सोडियम परसेंटेज 15 से कम पाया जाता है। इन्हें सुधारने के लिए पायराइट्स, जिप्सम आदि का उपयोग किया जाता है। ये रासायनिक लवणीय मृदाओं को सुधारने की रासायनिक उपाय हैं दोस्तों। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ pH 8.5 से कम, 4 से अधिक तथा विनिमयशील सोडियम परसेंट 15 से कम। ये हमारे दोस्तों लवणीय मृदाएं होती हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है मटर की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मटर की खेती का या भिंडी की खेती का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें मृदा एवं जलवायु, खेत की तैयारी, किस्में, प्रमुख रोग व कीट और उनका प्रबंधन जो है दोस्तों वो है लिखना था। उसके बाद दोस्तों गुलाब की खेती का वर्णन है या गुलदाबदी का। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको गुलाब की खेती का जो है वर्णन है वो है आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी जलवायु कैसी होती है दोस्तों, समशीतोष्ण जलवायु होती है। मृदा एवं खेत की तैयारी दोस्तों सबकी कॉमन हो जाएगी। जैसे गुलाब के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मृदा उपयुक्त होती है जिसका pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। पौधरोपण हो जाएगा दोस्तों 10 × 30 मीटर की दूरी पर इनकी बुवाई की जाती है। खाद व उर्वरक हो जाएंगे दोस्तों 100, 80 और 60 आप लिख सकते हैं NPK ये उर्वरक हो गए, और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद। ठीक है। उसके बाद कृंतन यानी कांट छांट हो जाएगी, उन्नतशील किस्में हो जाएंगी दोस्तों। पेपर बहुत अच्छा था दोस्तों, अपनी मेहनत को लगातार इसी प्रकार करते रहें। आगे हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।